दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रो लाइव चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा चर्चा का विषय है केतु। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें राहु के विषय में हमने आपसे चर्चा की और इस वीडियो में हम केतु के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही राहु की भी कुछ बातें छूट गई थी, उनके विषय में भी चर्चा में ये बातें आ जाएंगी। तो दोस्तों ये भी हमारा बहुत ही विशेष एक एपिसोड है केतु पर। एक ऐसा ग्रह है जिसके विषय में ज़्यादा कहीं भी मिलता नहीं है। सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड प्लेनेट अगर कोई है 9 ग्रहों में तो हम कह सकते हैं कि केतु है। और जबकि केतु दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर आप अभी जब हमारा ये वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण ग्रह है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि राहु और केतु का सृजन कैसे हुआ, कैसे वो बने विष्णु जी के चक्र से कटने के बाद। और राहु और केतु सैंगिके नाम के राक्षस के दैत्य के 2 भाग हो गए। इसमें धड़ का भाग जो है वो है केतु और सिर का भाग जो है वो राहु। तो धड़ का भाग जो, जैसा कि हम जानते हैं कि केतु के पास सिर नहीं है और हम जानते हैं कि सिर में ही दिमाग होता है, ब्रेन होता है, सारी सोचने समझने की शक्ति होती है। तो दोस्तों ये एक ऐसा ग्रह है जो कि यांत्रिक तरह से कार्य करता है और सोचने समझने की शक्ति तो इसमें है नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बलशाली है क्योंकि पूरा बल इसके पास है। शारीरिक बल की कोई कमी इसके पास नहीं है। इसीलिए ये ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब ये आपको सपोर्ट करने पे आता है तो अपना पूरा बल लगा देता है, और जब ये आपको कष्ट पहुंचाने पे आता है तो ये हर तरह से आपको कष्ट पहुंचा के बहुत ही ज़्यादा नुकसान, आपको इतना नुकसान कर देता है कि आप कहाँ तो आप लाखों में खेल रहे थे और कहाँ आप दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। तो इस तरह का ये ग्रह है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। केतु के विषय में ये भी कहा जाता है कि ये मोक्ष प्रदायक ग्रह है, मोक्ष की प्राप्ति ये कराता है। तो उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये केतु ग्रह इसकी रुचियां क्या क्या हैं। तो दोस्तों तंत्र मंत्र में, रहस्यमयी विद्याओं में इसकी रुचि है, आध्यात्म में इसकी रुचि है, और इस ग्रह से जो संबंधित व्यक्ति हैं, जो इनकी कुंडली में ये काफ़ी मजबूत होता है, वो भविष्यवक्ता बनते हैं, वो धर्म गुरु बनते हैं, उपदेशक बनते हैं, पर्यटन विभाग से जुड़े हुए होते हैं, संचार विभाग से जुड़े हुए होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, बड़े बड़े आविष्कार ऐसे लोग करते हैं, और साथ ही जासूसी के क्षेत्र में और ओझा वगैरह का भी जो काम है, झाड़ फूक का काम, उस तरह के भी काम करते ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के जो नॉर्मल एक लाइफ है, जो सांसारिक जीवन है, उससे कुछ इतर, उससे कुछ अलग करने वाले ये सभी लोग हैं। चाहे वो जासूस हो या ज्योतिष, चाहे वो खोजकर्ता हो या उपदेशक, ये सामान्य जीवन में घुलने मिलने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं और ज़्यादातर दूसरे लोगों से थोड़ा सा अलग भी होते हैं। तो ये जो वजह है, इसी वजह से केतु को आध्यात्म से बहुत ज़्यादा जोड़ के देखा जाता है, और केतु को इसी वजह से मोक्ष कारक ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि जिसकी भी कुंडली में केतु मजबूत हो जाए, वो जो सामान्य जीवन है व्यक्ति का, उससे हट के थोड़ा सा हो जाता है और उससे हट के ही वो कार्य करता है। केतु ग्रह की अगर हम सिर्फ शारीरिक रूप से उसकी बात करें तो केतु को माना जाता है कि वो हृष्ट पुष्ट है, धूम्रवर्ण वाला उसका भी शरीर है, और इसके पास जैसा मैंने बताया सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है, और इसकी एक्टिविटीज़ यांत्रिक है, और ये बहुत ज़्यादा रहस्यवादी है, गहरे ध्यान में बैठने वाला ये ग्रह है, और बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से सामर्थ्यवान है। तो ये इस ग्रह के विषय में कहा जाता है, इसकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो हम कह सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध
बात है ज्योतिष के क्षेत्र में, जो कहा जाता है कि शनिवत राहु और कुजवत केतु। तो दोस्तों, शनिवत राहु का तात्पर्य ये है कि राहु का जो स्वभाव है वो शनि के समान है। शनि जिस तरह से धीरे धीरे कार्य करके और धीरे धीरे लंबी बीमारी, लंबी परेशानियां देने वाले ग्रह हैं राहु, शनि की तरह। जबकि केतु जो है वो मंगल की तरह है। मंगल जिस तरह से एग्रेसिव है, अचानक दुर्घटना करा देना, अचानक कुछ ऐसी बातें हो जाना जिससे आपको शारीरिक क्षति हो, चोट हो, उस तरह की प्रकृति का ग्रह है मंगल, और अग्निकारक है मंगल। तो केतु को भी दोस्तों अग्निकारक माना जाता है। अगर सूर्य, मंगल और केतु तीनों का प्रभाव अष्टम भाव पर पड़ जाए या तीसरे भाव पे पड़ जाए तो अग्नि से या जलने से व्यक्ति की मृत्यु होती है। इस तरह की बात देखी गई है ज्योतिष में, क्योंकि तीनों अग्निकारक ग्रह हो जाते हैं। अगर इनमें से तीनों में से कोई भी दो या तीनों अग्निकारक ग्रहों का आपकी कुंडली में जहाँ पर भी प्रभाव होता है, वो प्रभाव अग्नि के या बहुत वहाँ पर तेजी आ जाती है, बहुत उष्णता आ जाती, बहुत गर्मी आ जाती है, और वो जो स्थान है वो स्थान काफ़ी प्रभावित हो जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी मंगल, केतु और सूर्य, या मंगल और केतु या सूर्य और केतु एक साथ हैं, तो उस जगह पर आपको सामान्य से अधिक ऊर्जा, सामान्य से अधिक उष्णा और सामान्य से अधिक एक जलन का भाव महसूस होगा। तो इस तरह का ये ग्रह है केतु। केतु दोस्तों बहुत ही विशेष ग्रह है, और जैसा कि इसका जो लाइफ स्पान में कब ये प्रभावी होता है, तो ये ग्रह जो है 48 वर्ष से 54 वर्ष का जब किसी व्यक्ति की आयु होती है, उस समय ये विशेष प्रभावी हो जाता है। और अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो उस समय आपको काफ़ी लाभ देगा, और अगर आपकी कुंडली में खराब है तो उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां दे सकता है उस कालखंड में। तो ये एक प्रमुख बात है। केतु के विषय में कब अच्छा है और कब खराब, जो हमारा पिछला एपिसोड था राहु वाला, उसको आप पुनः देखें, और मैं शॉर्ट में उसके बारे में बताऊंगा फिर से कि अगर केतु भी आपकी कुंडली में जैसा केंद्र के जो भाव हैं वहाँ पर 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण के भाव 5 और 9 इनमें बैठे हुए हैं, तो केतु का फल अच्छा मिलेगा आपको। साथ ही 11वें भाव में भी केतु अच्छा फल देते हैं। तो अगर इन भावों में आपके केतु हैं, जैसा कि आप कुंडली में देखिए, जहाँ पर 1, 4, 7, 10 लिखा हुआ है, या जहाँ पर 5 और 9 लिखा हुआ है, या जहाँ पर 11 लिखा हुआ है, इन भावों में अगर केतु है तो बहुत अच्छा फल देते हैं। 12वें भाव में भी केतु का फल बहुत ही अच्छा दोस्तों माना जाता है। 9वें और 12वें भाव में केतु को मोक्ष प्रदायक कहा गया है। इस विषय में लाल किताब में जो कहा गया है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि 3, 6वें, 8वें इन भावों में केतु का जो फल है वो खराब मिलता है लाल किताब के मत से, जबकि पहले, दूसरे, 7वें, 9वें और 12वें भाव में केतु का फल अच्छा मिलता है। हम भी काफ़ी हद तक इस बात से सहमत हैं कि केतु का फल 9वें, 12वें, 5वें और पहले, दूसरे भाव में भी अच्छा मिलता है। इन बातों से हम सहमत हैं, साथ ही 7वें भाव से। लेकिन इसमें एक बात है कि दूसरा और 7वां भाव दोस्तों मारक स्थान है। अगर इन स्थानों पर केतु बैठे हुए हैं और उन पे पाप प्रभाव है, और या फिर इन भावों के जो स्वामी हैं, जैसे आप ये कुंडली देखिए, मेष लग्न की ही कुंडली में मान लीजिए 2 नंबर और 7 नंबर में केतु बैठे हुए हैं किसी में भी, और वहाँ पर अगर साथ में उनके शुक्र भी बैठ जाते हैं तो ये काफ़ी मारक प्रभाव केतु रखेगा, और निश्चित रूप से अपनी दशा अंतर्दशा में, साथ ही शुक्र की दशा अंतर्दशा में निश्चित रूप से बहुत गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचा सकता है। क्योंकि दोस्तों कारकत्व की अगर बात की जाए तो कारकत्व के मामले में केतु जो है वो फोड़े, फुंसी, व्रण, इस तरह की चीज़ों का कारकत्व इनको प्राप्त है। तो काफ़ी शारीरिक क्षति पहुंचाने वाले
कारकत्व इसके हैं और इसलिए इसका जो प्रभाव है शारीरिक रूप से काफ़ी खराब देखा गया है। कारकत्व के विषय में जो अच्छे कारकत्व हैं उनकी बात करूंगा डिटेल में पहले, फिर खराब जो कारकत्व हैं उनकी बात करूंगा। तो धन लाभ, लेखन, शत्रु विजय, स्वभूमि से स्थानांतरण, बहुत सी लैंग्वेज जानने वाले, सफल वक्ता, मशीनी कार्यों में प्रवीण, इस तरह के कारकत्व केतु के हैं। अभी जबकि कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग ये सब काफ़ी ज़्यादा एक डोमिनेटिंग फील्ड हो चुके हैं। और दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि केतु इन चीज़ों के कारक हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारक केतु हैं, राहु भी माने जाते हैं, केतु भी माने जाते हैं, साथ ही कंप्यूटर के फील्ड के भी कारक केतु भी माने जाते हैं और बुध भी माने जाते हैं। तो केतु का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड है, जैसा मैंने बताया आविष्कार का फील्ड है, ये सब फील्ड केतु के माने जाते हैं। तो जिनकी भी कुंडली में केतु अच्छे हैं वो इन फील्डों का अगर फील्ड्स का चयन करते हैं तो वो काफ़ी अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने पहले ही बताया है कि आध्यात्मिक रूप से जो उपदेशक की भूमिका है, भविष्यवक्ता की भूमिका है, एस्ट्रोलॉजर आप बन सकते हैं अगर केतु आपका अच्छा है। तो ये सब फील्ड सकारात्मक क्षेत्र जो हैं वो केतु के क्षेत्र हैं। खराब क्षेत्रों में नशीली वस्तुओं के व्यवसाय में, व्यसन के व्यवसाय में केतु काफ़ी प्रबलता रखता है। विष के व्यवसाय में भी काफ़ी प्रबलता रखता है। ठगी भी इसका एक व्यवसाय है। तस्करी, इस तरह की चीज़ें भी अगर केतु खराब प्रभाव में है कुंडली में तो इस तरह के फील्ड में भी केतु से संबंधित लोग जाते हुए देखे गए हैं। तो दोस्तों ये सब केतु के प्रभाव की चर्चा मैंने आपसे की। और केतु से संबंधित जो व्यक्ति होता है तो रोगों की हम आप आइए चर्चा करते हैं। जैसा मैंने बताया था फोड़े फुंसी वाली बात, तो उसको और भी डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। केतु से संबंधित जो रोग हैं वो मुख्य रूप से शारीरिक दुर्बलता से संबंधित रोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो केतु के प्रभाव में होते हैं या केतु जिनका खराब हो जाता है वो काफ़ी शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं। उनके मन में घबराहट की भावना होती है, चिड़चिड़ापन होता है, पाचन शक्ति उनकी कमज़ोर होती है, चर्म रोग से ग्रसित होते हैं, सफ़ेद दाग, कुष्ठ रोग, कोढ़ की बीमारी, खांसी, सर्दी जुकाम, गुप्त रोग, इस तरह की चीज़ों से वो परेशान रहते हैं। गठियावात से भी वो लोग परेशान रहते हैं। पथरी की समस्या उनको तंग करती है। कैंसर, वात जनित रोग भी उनको परेशान करते हैं। और स्नायुवीय जो दुर्बलताएं हैं वो भी तकलीफ देती हैं। कुल मिला के कई तरह की शारीरिक परेशानियां केतु से जो प्रभावित लोग होते हैं उनको होते हैं। साथ ही जो बवासीर की तकलीफ है, अष्टम में अगर केतु हो तो वो बहुत तकलीफ देता है। साथ ही जैसा किडनी मैंने कहा तो किडनी से संबंधित बीमारियां भी केतु के क्षेत्र में आती हैं। अगर केतु आपका खराब है तो आपकी किडनी से संबंधित बीमारियां आपको तंग कर सकती हैं। और साथ ही कैंसर जैसे मैंने बोला, या कोई भी सिस्ट जो होती है बॉडी के किसी भी पार्ट में जो घाव बन जाता है, व्रण बन जाता है, वो सभी कुछ केतु के दायरे में दोस्तों आता है। तो केतु शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाने में काफ़ी प्रभावी ग्रह है। और जैसा कि मैंने बताया मंगल की तरह का इसका स्वभाव है और मंगल भी घाव देता है, मंगल भी ऑपरेशन कराता है। तो केतु भी ऑपरेशन करा देता है। अगर आपके अष्टम भाव में बैठा हो तो पेट का ऑपरेशन करा देगा। चौथे भाव में बैठा है तो हृदय की बीमारी के कारण हार्ट का ऑपरेशन करा देगा, अगर खास करके क्रूर प्रभाव में है तो केतु दोस्तों हेल्थ के एंगल से काफ़ी नकारात्मक ग्रह है। और केतु की आइए अब जानते हैं कि किन ग्रहों से मित्रता है और किन ग्रहों से इसकी शत्रुता है। तो बुध, सूर्य और राहु इसके मित्र हैं दोस्तों, जबकि चंद्र और शुक्र से इसकी जमती नहीं है। चंद्र और शुक्र इसके शत्रु हैं। तथा शनि, गुरु और मंगल के प्रति इनका व्यवहार सम होता है केतु का। केतु की अन्य बातें जैसे केतु
के लिए जो दान के जो पदार्थ हैं दोस्तों, उसमें लहसुनिया, तिल, कंबल, काले फूल, काला तिल, सिलेटी रंग के वस्त्र, ये सभी इनके लिए दान की वस्तुएं हैं। और अब किन राशियों में ये केतु उच्च के होते हैं, किस में नीच के होते हैं, ये जान लेते हैं। आइए, तो केतु जो है मीन राशि उनकी स्वराशि मानी जाती है। वृष राशि में ये इनकी मूल त्रिकोण राशि वृष राशि है। धनु राशि में ये उच्च के होते हैं और मिथुन राशि में ये नीच के होते हैं। ये जो मत है ये लघु पराशरी ग्रंथ का मत मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इनकी उच्च और नीच राशि है। साथ ही केतु ग्रह जो है वो वृषभ, कन्या, धनु और तुला, वृश्चिक, मकर, इन सभी राशियों में शुभ फल देते हैं, जबकि मेष और कर्क तथा सिंह इन राशियों में अगर बैठते हैं तो अशुभ फल देते हैं। अब दोस्तों एक विशेष बात आपको मैं बताऊंगा राहु और केतु दोनों के बारे में, और विशेष करके केतु के बारे में, क्योंकि केतु को मोक्ष कारक ग्रह माना जाता है। जैसा मैंने बताया, आध्यात्म से बहुत जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है केतु प्रभावित व्यक्ति, दूसरे लोगों से थोड़ा कट के होता है। ये सब क्यों होता है? तो दोस्तों ये जो कार्मिक ग्रह माने जाते हैं राहु और केतु, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि व्यक्ति अलग अलग जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है, और पिछले जन्म के जो कर्म फल है वो इस जन्म में उसको मिलता है, और वही भाग्य के रूप में लेकर के वो आता है। पिछले जन्म में जो जिस ढंग के उसने कर्म किए, या अभी तक उसने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए, उसके आधार पे उसका भाग्य निर्धारण होता है, और वो वही भाग्य लेकर के आता है। तो ये जो पूर्व जन्म के भाग्य लेकर के जन्म लेने और दिलाने वाला ग्रह है दोस्तों, वही है केतु। वो इनलेट पॉइंट माना जाता है। कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स ये दोनों ग्रह माने जाते हैं, राहु और केतु, जिसमें से केतु जो है वो इनलेट पॉइंट माना जाता है। आप ये समझ लीजिए कि एक पाइप है, और जो कि पूर्व जन्म से लेके अगले जन्म तक गया हुआ है। तो पूर्व जन्म के सारे कर्मों को का फल लेते हुए केतु जो है उसके एक एंड का भाग जो है जो केतु कहलाता है। तो जो जहाँ से इनलेट पॉइंट है वो केतु है, और जो एग्जिट पॉइंट है वो राहु है इस जन्म के लिए। तो राहु जो है वो जो पूर्व जन्म के कर्म लेकर के आप फल लेकर के भाग्य लेके आप आएंगे, उनका इस जन्म में किस तरह से उपभोग होगा ये बताने वाला ग्रह जो है वो राहु है। कार्मिक कंट्रोल करने वाला प्लैनेट जो आउटलेट पॉइंट है वो राहु है, जबकि इनलेट पॉइंट यानी क्या आप लेके आए हैं वो केतु है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो दोनों पॉइंट है राहु और केतु, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स हैं। जहाँ पर भी आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, वो जो राशियाँ हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट राशियाँ हैं। वो राशियाँ ही आप बताती हैं कि पूर्व जन्म में आप क्या थे, क्या लेके आए हैं, और इस जन्म में आप किस तरह की चीज़ें करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका केतु 12वें भाव में बैठा हुआ है या शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में शुक्र से संबंधित यानी भोग से संबंधित पूर्व कर्म लेकर के आप जन्म ले रहे हैं। और मान लीजिए चूंकि उसके सामने राहु और केतु 180 डिग्री से एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो अगर तुला राशि में मान लीजिए आपका केतु बैठा है, तो राहु जो है मेष राशि में होगा, और मेष राशि ये बताएगी कि ये जो जन्म है आपका वो मंगल के क्षेत्र में है। आप कर्म प्रधान रहेंगे, आप मंगल के जैसे जो मंगल का जो स्वभाव है अग्नि तत्व वाला फाइटर प्लैनेट का स्वभाव, मेहनत करने वाला स्वभाव, उस तरह का स्वभाव लेकर के उस तरह के फील्ड्स में आपको काम करना है इस जन्म में। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि केतु आपके किस राशि में बैठे हुए हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से आपको जिस जगह बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपका 12वें भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो पुनः आप भोग
या आध्यात्मिक जर्नी करके आप आए हैं, दोनों बातें स्पष्ट होती हैं। अब राहु उसके सामने छठवें भाव में आ जाते हैं, तो छठवें भाव में जब राहु आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आजीविका या शत्रु या इस तरह की चीज़ों से आपका सामना इस जीवन में होगा, और आजीविका को कमाने के लिए नौकरी आपको करना पड़ेगा, ये बता रहा है ये चीज़। आपको विभिन्न तरह के रोगों से लड़ना पड़ेगा, ये बता रही है ये चीज़। तो इस तरह से किस भाव में आपका राहु बैठा हुआ है जो कि आउटलेट पॉइंट है आपके पूर्व जन्म के कर्मों का, और किस भाव में केतु बैठे हुए हैं जो कि इनलेट पॉइंट है। जैसे मान लीजिए 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो 12वां भाव भोग का है और मोक्ष का भी है। निश्चित रूप से आपकी जो जर्नी है इसी के आसपास की है। बाकी कुंडलियों के दूसरे ग्रह देख के वो और समझा जा सकता है, 9वां भाव देख के समझा जा सकता है कि भोग ज़्यादा प्रभावी था या मोक्ष ज़्यादा प्रभावी था। तो भोग या मोक्ष से प्रभावित होकर के आपका जन्म हुआ है, और इस जन्म में आपको आजीविका के लिए नौकरी करना है, इस जन्म में आपको रोगों से लड़ना है, आप इस जन्म में काफ़ी उधार आपको लेना पड़ेगा। ये सब बातें पता चलती हैं आपका राहु छठवें भाव में राहु के बैठने को देखकर, और साथ ही शत्रु से पीड़ा इस जीवन में आपको होगी, ये भी इससे पता चलती है। तो दोस्तों इस तरह से ये कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स हैं राहु और केतु, और पूरी कुंडली को ये गवर्न करते हैं। इसमें एक और विशेष बात कि अगर आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह, जिस राशि में केतु बैठे हैं और जिस राशि में राहु बैठे हैं, इन दोनों के स्वामी, जैसे मान लीजिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल कोट किया था कि अगर तुला राशि में केतु हैं 12वें भाव में, और मेष राशि में राहु हैं 6वें भाव में, तो तुला राशि के स्वामी हो गए शुक्र और मेष राशि के स्वामी हो गए मंगल। और इन दोनों का अगर आपस में कुंडली में संबंध हो गया है तो जातक निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करता है। अगर ये दोनों कुंडली में मान लीजिए 10वें भाव में बैठ गए, केंद्र के भावों में या त्रिकोण के भाव में बैठ गए, तो निश्चित रूप से ये भी अपने तरह का कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स का राजयोग है, और निश्चित रूप से ये जीवन में बड़ी सफलता देता है। तो दोस्तों ये एक विशेष बात आपको जो मैं शेयर करना चाहता था राहु और केतु के बारे में। साथ ही एक चीज़ का और आप ध्यान रखिए कि जहाँ पर आपके केतु या जहाँ पर आपके राहु बैठे हैं, जब गोचर में राहु और केतु का इसी तरह से संचरण होता है, और जहाँ केतु आपके बैठे वहाँ पर जब गोचर में राहु आ जाते हैं, और ऑब्वियसली जहाँ राहु है वहाँ जब केतु आ जाते हैं, तो एक तरह का शॉर्ट सर्किटिंग इफेक्ट ये होता है। और वो जो 1.5 वर्ष का समय है, क्योंकि 1.5 वर्ष वहाँ पर राहु और केतु बैठेंगे, वो जो 1.5 वर्ष का समय है वो काफ़ी कष्टप्रद होता है। उस समय अगर महादशा अंतरदशा के हिसाब से भी खराब समय है तो बहुत बड़े सेटबैक्स आपको जीवन में लग सकते हैं, और यहाँ तक कि आयु को भी वो क्षीणता प्रदान कर सकता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में जैसा कि तुला में केतु है, तो जब तुला राशि में जब राहु का संचरण होगा गोचर में, उस समय 1.5 वर्ष का वो जो समय रहेगा इस जातक के लिए बहुत ही गंभीर संकट और समस्याएं लेकर के आ सकता है। तो दोस्तों ये राहु और केतु के बारे में कुछ ऐसी बातें मैंने आपको बताई जो कि बहुत ज़्यादा आपको कहीं मिलेगा नहीं। कुछ विशेष बातें हैं जो कुछ विशेष अनुभव और साथ ही शास्त्रों के माध्यम से मैंने आपको बताई। अब केतु के विषय में दोस्तों जो बेसिक नेचर जो निकल के आ रहा है वो उसको समराइज कर देता हूँ मैं। बेसिक नेचर केतु का ये निकल के आ रहा है कि केतु ग्रह जो है वो आध्यात्मिक ग्रह है। वो अगर मजबूत है तो आपको कोई ऐसे फील्ड में जोड़ देगा जहाँ पे आप लोगों से कट जाते हैं, सामान्य जीवन नहीं रह पाता, चाहे वो ज्योतिष का काम हो, चाहे वो आध्यात्मिक काम हो, चाहे वो ध्यान योग का काम हो, चाहे वो उपदेशक का काम हो या जासूस का काम हो, रहस्यमयी विद्याओं को जानने वाले का काम हो, या कंप्यूटर की लाइन में हो। जो लोग कंप्यूटर की लाइन से जुड़े हुए, सॉफ्टवेयर की लाइन से जुड़े हुए हैं, उनका जीवन भी सामान्य जीवन नहीं है। 12 घंटे के आसपास उनको काम करना पड़ता है, और जो सामान्य दिनचर्या है वो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये केतु का ही पुण्य प्रताप है। संचार के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, वो भी, उनका जीवन भी आम नहीं है, लोगों से कट ही जाते हैं वो लोग। हालांकि वो लोगों का भला करते रहते हैं, लेकिन वो
लोगों से कट जाते हैं। तो दोस्तों ये एक मेडिटेटिव प्लैनेट है केतु, जिसमें आप अकेले रहते हैं और अपना ध्यान आध्यात्म करते हैं और लोगों को उसके सहारे फायदा पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इंट्यूशन भी जिनका केतु बहुत अच्छा होता है, मैं ज्योतिष हूँ इसलिए ये बता सकता हूँ कि जिनका केतु बहुत अच्छा है उनका इंट्यूटिव पावर बहुत तेज होता है, उनको पूर्वाभास चीज़ों का हो जाता है, जिसके आधार पे जिनकी कुंडली जो इस तरह के ज्योतिष हैं वो अपने इंट्यूशन के आधार पे बातें लोगों को बताते हैं। तो केतु के विषय में ये कुछ प्रमुख बातें मैंने आपको बताई। अब केतु की शांति दोस्तों कैसे की जाए, क्योंकि अगर केतु खराब है तो जैसा मैंने बताया उसको और इलाबोरेट करता हूँ। अगर आपके केतु खराब है तो दशम भाव में अगर है केतु तो ये मत समझिए कि आपको वो राजा बना देगा। राजा वो जरूर बनाएगा लेकिन अचानक आपका राजपाट खत्म कर देगा। केतु का मतलब है जल्लादे फलक, अचानक वो चीजों को काट देता है, अचानक खत्म कर देता है। केतु के द्वारा प्राप्त किया हुआ राजयोग कभी अचानक निश्चित रूप से खत्म होगा। केतु अगर आपके अष्टम भाव में है तो अचानक मृत्यु को भी वो प्राप्त करा सकता है। केतु यदि आपको बहुत धन उसने प्रदान किया है तो अचानक बड़े लॉसेस के साथ आपको फकीरी में भी पहुंचा सकता है। इस तरह का ये ग्रह है। उच्चता का प्रतीक होता है केतु, झंडा इसका प्रतीक है, ध्वजा इसका प्रतीक है। और ध्वजा अगर आपका केतु खराब है तो उपायों में मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह के क्या प्रयोग उनके करने चाहिए। साथ ही केतु जैसा मैंने बोला बीमारियां गंभीर देता है, वो कैंसर से लेके चर्म रोग से लेके कोढ़ से लेके इस तरह की सारी गंभीर बीमारियां जिनकी मैं चर्चा कर चुका हूं वो दे सकता है आपको। तो आइए अब जानते हैं कि केतु की शांति के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले दो सबसे सरल उपायों की दोस्तों मैं आपको बात करूंगा। केतु कुत्ते को भोजन कराने से, और खासकर अगर वो काले सफ़ेद रंग का कुत्ता हो तो उसको भोजन कराने से केतु की तत्क्षण शांति होती है। तो अगर केतु को शांत करना है तो आप कुत्ते को भोजन कराएं, पहली बात ये है। दूसरी बात, केतु की शांति के लिए झंडा आप अपने घर में लगाएं तो उससे केतु की शांति होगी। किसी भी रंग का झंडा आप लगाएं, लाल सफ़ेद किसी भी रंग का झंडा आप लगाएं तो केतु की शांति होगी। जितना ऊंचा झंडा लगाएंगे उतनी ज़्यादा केतु की शांति होगी। तीसरा उपाय है दोस्तों, आप अपना कान छिदवा सकते हैं, उससे केतु की शांति होती है। दाहिने कान में आप छेद करके उसमें सोने की एक वो भर लें कील, तो केतु की शांति होती है। ये सब कुछ प्रमुख उपाय हैं, सरल से उपाय हैं जिससे आप केतु की शांति कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक सोमवार को काली सफ़ेद तिल से अगर आप शंकर भगवान, उससे मिले हुए जल से शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं तो इससे भी केतु की शांति होती है। तो दोस्तों ये वीडियो केतु पे हमने विशेष रूप से आपके लिए बनाया। और अभी केतु के ही की परेशानियां हम लोग झेल रहे हैं, जो कोरोना वायरस, क्योंकि केतु जो है वो इस तरह के वायरसेस को जन्म देने वाला ग्रह है। तो कोरोना वायरस केतु की ही देन है। आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया कितनी परेशान है। केतु ग्रह बहुत ही खतरनाक ग्रह है दोस्तों, क्योंकि इसकी शांति भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती। जो उपाय मैंने आपको बताए शांति के, कुछ बेजोड़ अचूक उपाय हैं। उसके अलावा काले कंबल का दान आप रेगुलरली शनिवार को अगर करते रहते हैं तो केतु की आपके शांति होती रहेगी। काली तिल का दान भी आप कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें, ये सभी उपाय हैं। इसके अलावा एक 2 रंग का पत्थर आप ले लें, 2 पत्थर ले लें, एक को बहते हुए जल में डाल दें और दूसरे पत्थर को ताउम्र अपने पास रखें, उससे भी केतु की शांति होती है। तो ये कुछ उपाय हैं केतु की शांति के। आप इनको अपने जीवन में अपनाइए और केतु को शांत करके रखिए अगर केतु खराब स्थिति में आपकी कुंडली में है तो दोस्तों ये था हमारा एपिसोड केतु के विषय में। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए। और मुझे अभी इजाज़त दीजिए, फिर से अगले एपिसोड में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के